इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा लास्ट तक। ये पहला क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता, तो ये होता है बृहस्पति। किसमें? बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित होता है। अगर बृहस्पति की बात कर लिया जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्या दोस्तों? बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। और वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितना है? तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिन। क्या? प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो है आपका ट्रिप्सिन है। अगला क्वेश्चन, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्य जो पालिश किया हुआ भोजन है, क्या है? पालिश किया हुआ भोजन है, तो कौन सा रोग होगा उनको? उनको होता है बेरी बेरी रोग। देखिए खाद्य पदार्थों में अगर पालिश कर देते हैं तो वहाँ पास क्या हो जाता है दोस्तों? विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिससे बेरी बेरी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? किस चीज़ के एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण वो थकान होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष होता है तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, क्या? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसका क्या होता है दोस्तों? एग्जैक्ट मान। इसका एग्जैक्ट मान होता है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष जो है ना, दूरी मापने की इकाई है। क्या दोस्तों? दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फायदोमीटर का। क्या करते हैं? समुद्र की गहराई नापना तो क्या करते हैं दोस्तों? फायदोमीटर का प्रयोग करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की जो आईसी चिप है किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी? कंप्यूटर की जो आईसी चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा, क्या? वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वो क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है वो? तो वो कहलाती है दोस्तों मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी जो छाया कैसी होगी? अनंत पर होगी। देखिए अगर अब फोकस जो है, वस्तु का जो फोकस है अवतल दर्पण पर पड़ता है, अवतल पर, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकलते, बताइएगा। जिंक होता है। देखिए अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को निकाल देती है, विस्थापित कर देती है, तो जिंक काम है। क्या? ये जिंक कर सकती है। अगला क्वेश्चन, चलिए एक बार शेयर कर दें सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्त आ जाएं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया था लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेविनेरस ने दिया था। देखिए जीव विज्ञान के जनक अगर पूछे तो क्या बोलेंगे? अरस्तु साहब है। कौन है जीव विज्ञान के जनक? कौन है? अरस्तु साहब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? बताइए। उसको आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। देखिए एक कण जो होता है एक सेकंड में जितनी भी कंपन करता है उसको बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का इकाई क्या है? तो आवृत्ति का इकाई है दोस्तों हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज से क्या मापते हैं दोस्तों? आवृत्ति मापते हैं। एक सेकंड में किया हुआ कंपन आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या? एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की जो चाल है 332 मीटर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? देखिए दाब पर ध्वनि का जो दोस्तों दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो चाल जो है सेम रहेगी, 332 मीटर सेकेंड ही रहने वाली है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आप समझ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है। देखिए जो समय का मात्रक है प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी का मात्रक है। क्या? प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 1.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये आप समझिएगा, प्रकाश वर्ष जब भी दिया तो समझ लेना दूरी की मात्रा। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पारसेक किसकी इकाई है? देखिए पारसेक जो इकाई है
ये इकाई है दूरी की, किसकी इकाई है? दूरी की। और एक, अगर हम किसकी बात करें दोस्तों, एक पारसेक की बात करें, 3.26 प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। देखिएगा, प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों हैं क्या दोस्तों? तो दोनों दूरी की इकाई है। क्या है? दोनों दूरी के मात्रक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि लेंस दोस्तों, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो अवतल होगा। क्या होगा? देखिए, छोटा दिखाई दे रहा है मतलब समझ लीजिए अवतल है। क्या वो? अवतल लेंस है। अवतल लेंस में जो चीज़ें होती है दोस्तों, वस्तुएं होती हैं, वो छोटी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। किस कारण होता है तारे टिमटिमाते हैं? अपवर्तन। होता क्या है, वायुमंडल के कणों से प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। जब अपवर्तन होता है तो तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चलिए एक बार लाइक कर दें सभी दोस्त जितने साथी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मनोबल बढ़ता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है एक आवेश रहित कण। ये क्या है ना, न्यूक्लियांस है। क्या है? न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियांस होता है। नाभिक में जो दो चीज़ें उपस्थित रहती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए, आपको अगर परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो आप प्रोटॉन की संख्या बता दीजिए। क्या? अगर आपको परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो आप बता दीजिए किसकी? प्रोटॉन की संख्या। लेकिन आपको अगर द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग आपको बताना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये बोलते हैं इसको शरीर की। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है शरीर की बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है? किसका जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होगा? तो वो होगा दोस्तों बैगनी का। किसका होगा? बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक है ना वो सबसे अधिक होता है। अब समझ लीजिए, इसमें देखिएगा कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। जब भी पूछे अपवर्तनांक की बात, क्या अपवर्तनांक, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी का, लेकिन सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? लाल का। और दूसरी चीज़ें, तरंगदैर्ध्य की बात करें, किसकी बात करें? तरंगदैर्ध्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य पूछेगा तो लाल का, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य अगर पूछे तो किसका बताएंगे? बैगनी का बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं। मतलब इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों, मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई, ये दोनों बुक कराई ही हैं। साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। एनटीपीसी के मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं। और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों, मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार, आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है, तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना। दोस्तों एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा। इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए हैं, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार, बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार, ग्रुप डी की इतनी बुक है बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई, बुक्स इतनी मार्केट में है ग्रुप डी की, भर भर की बुक्स हैं दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है। अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है। और लगभग अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं, जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 रुपये है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है,
ठीक है। और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में कलम मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको घोल के पी जाना, रट लेना अच्छे से, जब तक रट लो तब एक एक क्वेश्चन आपको ना रटे जाए। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है, इसको आपको जरूर परचेज करना है और सब क्वेश्चन आपको रटना है दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो। ठीक है, और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए भाई एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस बुक ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट ही जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों थैंक यू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ जल से, क्या दोस्तों, स्वच्छ जल से भरे तालाब की जो गहराई है 3 मीटर प्रतीत होती है, लेकिन अपवर्तनांक जो है 4/3 है, तो तालाब की वास्तविक गहराई बताना है। तालाब की जो वास्तविक गहराई हो जाएगी वो 4 मीटर, कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा एग्जैक्ट तालाब की गहराई। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लेंस की क्षमता किसमें, देखिए लेंस की क्षमता की मात्रक बता दीजिए। जो लेंस की क्षमता होती है ना उसको मापते किसमें, डायोप्टर से मापते हैं। किसे मापते हैं, डायोप्टर से मापते हैं, कितना डायोप्टर है इसकी क्षमता, है ना। अगला, रडार की कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है, मतलब कौन सा सिद्धांत लगता है रडार की कार्यप्रणाली पर, बताइए। तो ये लगता है रेडियो तरंगों का परावर्तन, क्या लगता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगला, खाना पकाने का जो बर्तन होना चाहिए किस प्रकार का, क्या खाना बनाने का जो बर्तन है वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता, मतलब चालकता निम्न हो और विशिष्ट ऊष्मा अधिक होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, क्या भारतीय विज्ञान संस्थान का, तो ये बेंगलुरु में है। क्या दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। इलेक्ट्रॉनिक नगर क्या बोलते हैं बेंगलुरु को, तो बेंगलुरु को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नगर बोलते हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए अगर लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे देखिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। क्या दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, छोड़ के जाना नहीं है सेशन को। अगला क्वेश्चन देखिए, पराध्वनिक विमानों की जो चाल होती है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। क्या दोस्तों, ध्वनि की चाल से जो अधिक ध्वनि है उसको बोलते हैं पराध्वनिक विमान। अगला, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, कितना होता है, 36,000 किलोमीटर होता है भू स्थिर उपग्रह। अगला, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो ये दिया तो हिप्पोक्रेट्स के, किसकी, हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है, किसकी, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है। देखिए रेडिएटर जो होता है ना कार में, उसका मेन कार्य क्या है, तो इंजन को ठंडा करना। क्या करता है वो, इंजन को ठंडा करता रहता है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए मनुष्य का जो तापमान है वो अलग अलग पैमाने पर पूछ सकता है, जैसे देखिए 37 डिग्री भी होता है, केल्विन पर क्या होता है 310 केल्विन होता है, ये मानव का ही सामान्य तापमान है ना। और देखिए 98 फ़ारेनहाइट भी होता है। तो ये आपको ना तीनों चीज़ें याद रहना चाहिए। क्या दोस्तों, तीनों चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, क्या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है मतलब वो दूर की वस्तु देख रहा है। अगर दूरदृष्टि से पीड़ित है दूर की वस्तु देख रहा है, निकट दृष्टि से पीड़ित है निकट की वस्तु देख रहा है।
अगला, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस है। कौन है? थियोफ्रास्टस है वनस्पति विज्ञान के जनक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो होती है इस्पात में। किसमें? इस्पात में जो है दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सुकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? तो स्टूल का कोणीय वेग हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या? स्टूल का कोणीय वेग थोड़ी से क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर, तो यार आवाज़ जो होगी ना सुनाई नहीं देगी। क्या? सुनाई नहीं देगी। कि कारण क्या है? देखिए चंद्रमा पर होता है ना, वायुमंडल नहीं है। ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता है, कणों की आवश्यकता होती है। तो अगर चंद्रमा पर बम विस्फोट हो रही है तो हमको सुनाई देगी? नहीं देगी ना, ये चीज़ समझिए। अगला क्वेश्चन, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है, कारण बताना है। तो कारण ये होता है कि पानी का जो वेग है वो अधिक होने से दाब बढ़ जाता है। क्या? पानी का वेग अधिक होने से दाब जो है घट जाता है। तो ये पानी इतना तेज़ी से ऊपर, पानी का वेग इतना तेज होता है कि गेंद जो है पानी पर ज़्यादा दबाव नहीं लगाती, इसलिए नाचती रहती है। नेक्स्ट, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाती है, तो देखिए 12 घंटे की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिन जो हो जाएगा 12 घंटे की हो जाएगी, ये समझना है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है किसी को, एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो वह पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। आप समझिएगा। देखिए किसी भी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो वस्तु पृथ्वी पर कभी नहीं आने वाली है। क्यों? इसी को बोलते हैं पलायन वेग। अगर पृथ्वी से किसी वस्तु को पलायित करना है तो 11.2 किलोमीटर सेकंड की गति से फेंक दो। अगर इस गति से फेंकोगे या इससे ऊपर फेंकोगे तो नहीं आएगी। अगर इससे कम गति से फेंको तो वस्तु नीचे आ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी। किसका प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने। किसने किया था? देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था हेनरी बैकुरल ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है अगला क्वेश्चन, दो समतल दर्पण एक दूसरे 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। कितने पर? 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद पर बनने वाले प्रतिबिंब, देखिए दो दर्पण है वो 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा ये आपको बताना है। क्या? कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं तो ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। एक हम आपको ट्रिक बताते हैं, ध्यान समझिएगा। करना क्या है, 360 में, क्या 360 में आप 60 का भाग लगाइए। अगर सम संख्या आएगा तो 1 माइनस कर देना। देखिए शून्य शून्य करके 6 छंगा 36, 6 क्या 2 है, सम संख्या है तो सम संख्या माना तो 1 माइनस कर देना। मतलब 6 में 1 माइनस करोगे 5। मतलब अगर दो दर्पण 60 डिग्री पर है तो बनने वाली प्रतिबिंब जो है दोस्तों 5 क्या हो जाएगी? 5 प्रतिबिंब बनने वाली है। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करेगा? तो अवतल लेंस। देखिए अब पानी की बात करें ना, तो पानी में जो एक मतलब पानी के अंदर अगर बाल्टी में आप पानी ले तो पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला होता है, तो वो काम करता है अवतल लेंस की भांति। कैसे काम करता है? अवतल लेंस। लेकिन दिखता तो उत्तल लेंस जैसे, लेकिन बर्ताव करता है अवतल लेंस जैसे। अगला, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान? विशिष्ट गुरुत्व। देखिए विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा जो होती है ना वो हर जगह एक समान रहती है। देखिए अगर हम पृथ्वी से 10 मीटर ऊंची बात करें तब भी जी का मान 9.8 रहेगा। कहीं पर भी बात करेंगे ना जी का जो मान है नो चेंज, जी का मान चेंज नहीं होता है, 9.8 ही रहेगा जी का मान। इसीलिए क्वेश्चन अगर आ गया कि किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से हम ऊपर से गिरा रहे हैं तो क्या चीज़ सेम रहेगा? तो त्वरण का मान सेम रहता है। क्या रहता है? त्वरण का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड की गति से चल रही है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल चलेगा? देखिए अगर कहीं दीवार में दर्पण लगा दिया, क्या
दीवार में दर्पण लगा है, अगर आप दर्पण की ओर 4 की स्पीड से जाओगे तो आपका प्रतिबिंब 8 की स्पीड से आते हुए प्रतीत होगा। क्या? 8 की स्पीड से, डबल की स्पीड से। अगर आप दर्पण की ओर 10 की स्पीड से जा रहे हो तो आपका जो प्रतिबिंब है 20 की स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। तो 4 की स्पीड से जा रहे हो तो 8 की स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा प्रतिबिंब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होने वाला है। साइंस के पूरे जितने टॉप क्वेश्चन है ना वो करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? देखिए जो ड्राइवर होते हैं पीछे के वस्तु देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पीछे के वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, मतलब उसमें धातु के भी गुण है और अधातु के भी गुण है, तो यार उपधातु हो जाएगा, बीच वाली चीज़ें। धातु के भी गुण है और उपधातु, धातु और धातु दोनों के गुण है, तो हो जाएगा दोस्तों उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती है? तो हिरण की। किसकी होती है? हिरण की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन फैलाता है? तो यार सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड फैलाता है ना, कौन फैलाता है दोस्तों? तो वो फैलाता है दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड फैलाता है संयुक्त राज्य अमेरिका फैलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत में। किसमें? विद्युत में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है अभ्रक। अगला देखिए, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले ने। किसने किया था? विद्युत प्रेस का जो आविष्कार किया था हेनरी सीले ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, कारण? देखिए हम बता दें आपको, प्रेशर कुकर में होता क्या है कि अंदर का जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है तो क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। क्या होता है? क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो देखिए बोला प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर के अंदर का दाब जो होता है वो अधिक हो जाता है इसलिए। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक तो यार बढ़ता है। क्या? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो न्यूटन का क्या बोलते हैं उसको? न्यूटन का तीसरा नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। देखिए अगला क्वेश्चन, तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। क्या दोस्तों? तांबा का शत्रु तत्व तो गंधक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्या? उगते व डूबते समय सूर्य जो होता है लाल प्रतीत होता है, कारण बताइए। इसका कारण दोस्तों होता है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे देखिए, उगते डूबते समय सूर्य हमको लाल दिखता है। देखिए दिखे कोई भी रंग नहीं, लेकिन होता क्या है लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है इतना ज़्यादा होता है कि हम दूर से कोई चीज़ देख लेते हैं। जैसे देखिए सिग्नल के जो रंग है वो लाल बनाए जाते हैं। क्यों बनाते हैं लाल रंग के सिग्नल? क्योंकि हम दूर से देख लें। ये वाला क्वेश्चन, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पर। किस पर कार्य करता है? केवल संवहन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाचन क्रिया है? तो प्रोटीन जो है एमोनियो अम्ल में, क्या दोस्तों? प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में टूट जाता है, इसी को बोलते हैं पाचन तंत्र। अगला, टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग करते हैं? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन अगला दोस्तों, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, क्या? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? तो घट जाता है। ओबेसी बात है दोस्तों कि जब आप दाब बढ़ाओगे, क्या? जब आप दाब बढ़ाओगे तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। ये चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। अगला, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। क्या दोस्तों? वायु जो होता है एक मिश्रण है। देखिए मिश्र धातु मतलब होता है ना कि कई धातुओं को मिश्रित कर देते हैं, उसको मिश्र धातु बोलते हैं। लेकिन मिश्रण के क्या मतलब होता है? कोई निश्चित अनुपात नहीं है, किसी अनुपात में उसमें मिला दो, धातु है अधातु है कुछ भी है, मिश्रण है बस वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो यह पारिस्थितिकी किसके अंतर्गत? तो दोस्तों इकोसिस्टम आपने सुना होगा, पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है ये। फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते थे? फ्लोरिकल्चर। फूलों के अध्ययन क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। तो ये आपको याद रहना चाहिए सभी चीज़ें। क्या दोस्तों? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए सूत्र क्या होता है ना, F बराबर होता है ma, मतलब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल के सीधे अनुक्रमानुपाती कौन है? त्वरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है स्थायी कण है। अगला, परमाणु नाभिक के अवयव क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। क्या देता है दोस्तों? अम्ल वह पदार्थ वो होता है जो प्रोटॉन देता है। अगर अम्ल की बात करोगे, देखिए 7 से कम जिसका पीएच रहेगा उसको बोलेंगे अम्ल, 7 से ज़्यादा जिसका पीएच रहेगा उसको बोलेंगे क्षार, लेकिन जिसका एग्जैक्ट 7 है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिटमस पत्र का। किसका प्रयोग करते हैं? लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। क्या? जल में घुलनशील जो भस्म होता है उसको हम क्षार बोलते हैं। अगला देखिए, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। किसने किया था? पीएच मान का जो निर्धारण है सोरेनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी अम्ल जल में घुल कर क्या प्रदान करेंगे? देखिए अगर वो अम्ल है तो H+ आयन देगा। क्या दोस्तों? अगर अम्ल है तो H+ आयन देगा, लेकिन अगर वो क्षार है तो OH- आयन देता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अम्ल है तो जल में घुलकर H+ आयन, लेकिन क्षार है तो जल में घुलकर OH- आयन देगा। अगला, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होना चाहिए? तो ये होता है 7.35 से लेकर 4.5 तक होता है। मतलब ये मान सकते हो कि 7.4, क्या 7.4 मान सकते हो लगभग। अगला, दूध का पीएच मान 6.6। क्या दोस्तों? देखिए दूध का पीएच मान जो होता है ना 6.6 के लगभग। अगला क्वेश्चन, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रॉक्सिन आयन से मुक्त होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल में सामान्य लवण सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक, NaCl जो होता है ना इसको सामान्य लवण कहते हैं। क्या? NaCl को बोलते हैं सामान्य लवण। अगला क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो लवण होते हैं ना, अम्ल और क्षार को मिलाकर तो क्या बनेंगे? लवण बनेंगे। जो मुख्य लवण होता है NaCl होता है, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। अगला, पीएच सूचक जो मूल्यांकन है, क्या पीएच मूल्यांक दर्शाता है? क्या दर्शाता है कि किसी घोल के अम्लीय और क्षार, पीएच मान क्या दर्शाता है? पीएच मान ये बताएगा तो ये अम्ल है, ये तो क्षार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो ये होता है क्षारीय। क्या? अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया था क्यों? लाल लिटमस द्वारा। किसके द्वारा होता है? लाल लिटमस द्वारा विभेद किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, H2CO3 कैसा लवण है? तो यह अम्लीय है। क्या है? H2CO3 जो है अम्लीय लवण होता है। अगला, किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या लाल लिटमस को नीला करेगा? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट करता है ये। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आप देखिए यहाँ से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे भारी धातु पूछेगा तो ओसियम बताना है। क्या? सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे हल्की धातु पूछेगा तो लिथियम। सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ये यार ऑक्सीजन है। क्या? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। अगला देखिए, मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो कैलिफोर्नियम है। क्या दोस्तों? मानव निर्मित जो तत्व है वो है आपका कैलिफोर्नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका,
आजकल सड़क की रोशनी में पीले पीले लैंप जो है बहुतायत प्रयोग में होते हैं। तो पीले लैंप का जो प्रयोग होता है, उपयोग करते हैं किस कारण? देखिए सोडियम का, देखिए पीले लैंप में सोडियम का प्रयोग करते हैं क्योंकि सोडियम का रंग होता है पीला, इसलिए पीले रंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसका? डोलोमाइट का। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं डोलोमाइट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट। आधा भाग पानी का रहेगा। क्या? आधा भाग पानी। हेमेहाइड्रेट का मतलब होता है आधा भाग पानी। अगला, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टॉस से। किससे? अग्निशामक जो वस्त्र होते हैं एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से। क्या दोस्तों? एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है एस्बेस्टॉस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार करते हैं? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर आपको बनाना है तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन को गुजार दो। क्या? बुझे हुए चूने पर आप क्लोरीन डालोगे ना तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाएगा। अगला, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा। देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें लोहा उपस्थित होता है, आयरन, Fe जिसका सूत्र होता है। क्या होता है? Fe, फेरस बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा है। क्या है? लोहा है। अगला क्वेश्चन, जंग रहित लोहा, दोस्तों जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। देखिए क्रोमियम का हम कार्य बता दें दोस्तों। देखिए क्रोमियम क्या है ना, अधिकतम चीज़ों में मिलाए जाते हैं। क्यों मिलाते हैं इसका कारण आपको जानना होगा, क्योंकि इसलिए मिलाते हैं कि अगर आप क्रोमियम मिला के कोई बर्तन बना रहे हो, कोई भी धातु बना रहे हो तो उसमें जंग लगने की चांस कम रहती है, इसलिए क्रोमियम मिलाते हैं। चलो देखिए, जंग का रासायनिक नाम तो होता है Fe2। क्या होता है? Fe2O और XH2, मतलब Fe2O होता है और पानी का भाग अलग अलग जगह रहता है कि 2 भाग पानी 3 भाग, मतलब Fe2O, ये आप मान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 99, जंग लगने पर जो लोहे का भार हो क्या होता है? तो देखिए जंग लगने पर जो लोहे का भार है ना वो क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। तो जंग लगने पर जो लोहे का भार है वो बढ़ता है। क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस लोहा में नमी और जो धूल के कण है, वाष्प के कण, वो जम जाते हैं। अगला, गैल्वेनीकृत लोहा पर लेपित क्या होता है? देखिए गैल्वेनिक जो लोहा है उस पर क्या लेप लगाते हैं? कि मतलब गैल्वेनिक लोहा मतलब कि ऐसा लोहा बनाया जाता है जिस पर जंग न लगे। क्या? ऐसा लोहा जिस पर जंग न लगे, उस पर लेपित कर देते हैं। क्या? जिंक की परत। क्या दोस्तों? जिंक की परत लेपित कर देते हैं। किसकी परत? जिंक की परत लेपित करते हैं। जिंक का परमाणु क्रमांक पूछेगा तो 30, तो लेपित क्या करते हैं? जिंक। देखिए टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों समाप्त होते हैं। और बता दें इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, है ना। अगर एक बार में याद नहीं आया तो दोबारा भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए यार जो क्वेश्चन हम करवाए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जय हिंद दोस्तों।